everyone and welcome back to your Simra classes where you are our priority, and we are again here with you to discuss all these principles, and this is the second video of our third chapter. Okay, so हम लोग इस वीडियो में अपने सारे प्रिंसिपल्स को डिस्कस करके चैप्टर थर्ड यहीं ख़त्म करेंगे इन द सीरीज़ ऑफ अकाउंटिंग फॉर क्लास 11। आई होप आप सभी सारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ उसको हमारी मेल आईडी पे या फिर आप हमें इंस्टा पे भी मैसेज करके बता सकते हैं। कोई भी डाउट हो, आप लोगों के सारे डाउट्स को वहाँ पे सॉल्व करा जाएगा। इंस्टा पे हम ऑलरेडी बहुत एक्टिव हैं और बहुत सारे बच्चों के डाउट साइड बाय साइड क्लियर करे भी जा रहे हैं। So if you have any, go DM us. Okay. Now the first principle is full disclosure. So ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि हमें अपनी अकाउंटिंग की सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करनी चाहिए। किसको? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूज़र्स को। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन है वो लोग। हमें ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करवानी चाहिए। कहाँ पे? अपने अकाउंटिंग के यूज़र्स को। वाई? क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन के बेस पे ही उनके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस पेंडिंग होते हैं। इसीलिए हमें हमारे यूज़र्स को सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ओके, गुड। बट हमने तो एक लिमिटेशन भी पढ़ी है कि अकाउंटिंग सिर्फ क्वांटिटेटिव चीज़ों को दिखा सकता है, क्वालिटेटिव नहीं। व्हाट इफ़ अगर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए, तो इसका भी प्रोविज़न है। इसका प्रोविज़न कैसे है? हम तब क्या करेंगे, जैसे हमारे अकाउंट्स हैं, ये ऐसे होते हैं अकाउंट्स हमारे, दिस। हम अपने अकाउंट्स के नीचे एक नोट लिख के उनको बता सकते हैं कि हमने स्ट्रिक्ट मार्क डाला, और उसके बाद हमने क्या करा, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो क्वालिटेटिव है नेचर में, लेकिन हम इसको अकाउंट्स में प्रोवाइड नहीं करवा सकते क्योंकि क्वांटिटेटिव दिखानी होती है, तो हम यहाँ पे उसको स्टार मार्क के साथ या किसी भी हाइलाइटर पॉइंट के साथ उसको दिखाएंगे। हम अपने इन्वेस्टर्स को वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हमारा यही कहता है कि इन्वेस्टर्स हो या जितने भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स हैं, सबको सारी जानकारी दो। क्वालिटेटिव भी दो और क्वांटिटेटिव भी दो। क्वांटिटेटिव तो आप अकाउंट्स के थ्रू दे सकते हो, और क्वालिटेटिव अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो कैसे दोगे? नोट्स बना के दोगे। गुड। मूविंग ऑन टू द सेकेंड, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो हमें इन्वेस्टर्स को या अपने पब्लिक को कम्युनिकेट करनी है। थोड़ा बहुत फुल डिस्क्लोजर से मैच कर रहा है, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस हेयर? डिफरेंस ये है कि क्या मटेरियल चीज़ें हैं जो एक कंपनी अपनी अकाउंट्स में दिखाएगी, वो कंपनी डिसाइड नहीं करेगी। कंपनी बल्कि इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगी कि ये इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्या ये इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को हेल्प कर सकती है कहीं और इन्वेस्ट करने में या हमारी ही कंपनी में और इन्वेस्ट करने में। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एक पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आप वो डिस्प्ले करोगे, ना कि जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो कंपनी तो सिर्फ अपनी हाइलाइट्स दिखा देगी और फिर पब्लिक बेचारी बेवकूफ़ हो जाएगी। इसलिए हमें इन्फॉर्मेशन मटीरियल है या नहीं है, ये कंपनी नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? कंपनी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड करेगी कौन सी स्टेटमेंट है जो वर्थ मेंशनिंग है टू द पब्लिक। ये पब्लिक की नज़रिए से ही देखो ना, अपने नज़रिए से नहीं। जितनी भी चीज़ें होंगी वो वेदर मटेरियल हैं या नहीं है, हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो ज़रूरी नहीं जो चीज़ें मेरे लिए मटेरियल नहीं हैं, सामने वाले इन्वेस्टर के लिए भी नहीं हों। इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू किसका होगा? इन्वेस्टर का, पर दिखाना सारी चीज़ें होंगी। तो ये सारे प्रिंसिपल्स आपस में लिंक करते हैं, इसलिए मैंने इनको सारा इसी ऑर्डर में लिखा है जिस ऑर्डर में आपको समझने में बहुत आसानी होगी, और इस हिसाब से समझ के आपको दोबारा कभी इसमें इतने डाउट्स नहीं आएंगे। वरना हम लोग एक बार जब पढ़ लेते हैं तब तो क्लियर हो जाती चीज़ें, लेकिन जब हम दोबारा देखने लगते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें हैं ना, जैसे मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, पढ़ने से ना एक बार में समझ आ जाएगा, लेकिन जब दोबारा इनके पास आओगे तो ऐसा लगेगा यार ऑलमोस्ट सेम ही तो था, सब में अलग अलग क्या लिखे हैं। तो अलग अलग जो करना है ना वो अब बताएगा। फुल्ली डिस्क्लोज करो, बट
कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है वो आप मत डिसाइड करो प्लीज़, इन्वेस्टर्स को डिसाइड करने दो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। ओके, सब कुछ दिखाना है, इन्फॉर्मेशन सारी देनी है, बट इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहती है, देखो लेकिन इन्वेस्टर की निगाहों से। ओके, तो मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए अकाउंटिंग की सारी प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, प्लस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ज़रूर 1 नंबर में या 3 नंबर में इसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर मिलेगी। मार्क माय वर्ड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आधे से ज़्यादा चीज़ें आगे फ्यूचर में हमारे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से ही रिलेट करेंगी, तो इट्स बेटर यू अंडरस्टैंड इट हेयर। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमेशा इसी एक फ्रेज से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो ये एक्चुअली स्टेटमेंट कह रही है, ये स्टेटमेंट कह रही है कि आपके बिजनेस में आपको कितने प्रॉफिट्स होंगे उसको कभी कंसीडर मत करना, लेकिन अगर एक लॉस भी पता है, उसकी पॉसिबिलिटी भी पता है, तो उसको इसी वक्त से कंसीडर करके चलना होगा। प्रॉफिट होंगे देखे जाएंगे, लेकिन लॉस अगर पता है, आप उसको अंदाज़ा लगा सकते हो, तो उसको इसी वक्त अपनी अकाउंटिंग में शो करो, क्योंकि प्रॉफिट तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर खर्चा है तो वो पहले से ही उसको रिकवर करना शुरू कर दो। जैसे कि इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक टर्म पढ़ाई थी, बैड डेट्स। जब हमने डेटर के बारे में पढ़ा था तो हमने बैड डेट्स भी कवर करा था। नहीं देखा है ना, तो देख कर आओ, ठीक है, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स होते हैं कि जब हमारे डेटर पैसे नहीं देते हैं तो उनको हम बैड डेट्स कंसीडर कर लेते हैं। चलो, वो तो सिचुएशन हुई कि जब वो लोग पैसे नहीं दे रहे, बट अगर पॉसिबिलिटी है, आपको पता है कि मेरे 5% डेटर ऐसे होंगे जो शायद पैसा ना दें, हो सकता है, पॉसिबिलिटी पता है आपको, क्योंकि आपको पता है कि आपके डेटर कैसे होते हैं, डील तो आप ही कर रहे हो ना उनके साथ। तो अगर आपको पता है कि मेरे 5% डेटर ऐसे हो सकते हैं जो मेरे को फ्यूचर में पैसा ना दें, तो व्हाई नॉट प्रोवाइड फॉर दैट लॉस राइट नाउ। कैसे? हम उसके लिए एक प्रोविज़न बना सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डाउटफुल, क्या है? डेटर्स। तो डाउटफुल डेटर्स, जो कि एक्चुअल टर्म है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, पर आपको अब क्लियर हो गया होगा कि वो प्रोविज़न बनाकर हम एक सेफ्टी मार्जिन अपने लिए पहले से क्रिएट करके चल सकते हैं। अगर उन्होंने पैसे दे दिए, वेल एंड गुड, प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन हमें पता है अगर कि इतने लोग हैं जो सच में डाउटफुल हैं, जो फुल्ली डाउटफुल हैं, तो हम क्यों ना उनको पहले से ही कट करके चले, है ना। उसके लिए क्यों ना हम एक पहले से प्रोविज़न बना के चले, ताकि जब फ्यूचर में अचानक से लॉस इतना बड़ा ना लगे, ठीक है। तो अगर एक भी लॉस एंटिसिपेट कर सकते हो तो अभी प्रोवाइड करके चलो उसको इसी अकाउंटिंग से। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट भी नज़र आ रहा है, अभी का हो या फ्यूचर का, उसको मत देखो, जब वो होगा तब देख लेंगे, ठीक है। नाउ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, अपनी बुक्स का सबसे फ्रंट पेज देखो, क्या लिखा है उस पर? क्या लिखा है उस पर? डबल एंट्री बुक कीपिंग। वाई डबल एंट्री? सोचो, नहीं समझ आया? मैं बताती हूँ। क्योंकि हमारी अकाउंटिंग जो है वो मानती है कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एक ट्रांजैक्शन के 2 इफ़ेक्ट निकल कर आएंगे, और वो आते भी हैं हमेशा, ट्रू। इसीलिए हमारी अकाउंटिंग को ही डबल एस्पेक्ट से देखा जाता है। वो कैसे? मैं आपको 3 एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ। चलो फिर अपने तीनों एग्जांपल्स देखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, हमने 3 ट्रांजेक्शन्स लिखी हैं, हम तीनों ट्रांजेक्शन में 2 इफ़ेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वन इज़ परचेज अ फर्नीचर फॉर 5000। अब इसमें ऐसे कौन सी 2 चीज़ें हैं, 2 मेन रिजल्ट क्या निकल कर आएंगे अगर हम परचेज़ कर रहे हैं फर्नीचर। तो पहला तो हमारे पास क्या आ गया? फर्नीचर। अब फर्नीचर को परचेज़ करना, तो फर्नीचर तो हमारे पास आ गया, कुछ हमारे पास से गया भी ना, शायद फ्री में तो दिया नहीं उसने फर्नीचर। क्या गया हमारे पास से? हमारे पास से गया है 5000 रुपीज़। तो हमारे पास आया क्या? फर्नीचर। गया क्या? पैसा। तो हमें एक चीज़ मिल रही है, तो एक चीज़ हमारे पास से
जा रही है। एक सिक्के के दो पहलू, मतलब एक चीज़ के दो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। तो कुछ अगर हमारे पास आ रहा है तो कुछ हमारे से पास से जा भी रहा है, ठीक है। तो एक तरफ तो हमने असेट अपने पास ले ली और दूसरी तरफ हमारे पास से 5,000 रुपये चले गए। नाउ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इसमें तो आप कहोगे हमारे पास आ ही रहा है, कुछ गया ही नहीं। पर हमारे पास इसमें, जैसे इसको एक नाम दे देते हैं कि 10,000 रुपये उसने इंट्रोड्यूस करे, ठीक है। अब वो 10,000 रुपये तो हमारे पास आ गए, इसका मतलब पैसा हमारे पास आया। क्या गया हमारे पास से? हमारे पास कुछ गया तो नहीं, बट हमारे पास एक उधारी ज़रूर क्रिएट हो गई। एक तरफ अगर हमारे फ़ायदे बढ़ गए 10,000 रुपये से, तो उसी तरफ हम 10,000 रुपये से कर्जदार भी हो गए। कैसे कर्जदार हो गए? कैपिटल तो ओनर की होती है। अब बैक टू द स्क्वायर वन, हमारी फर्स्ट और फर्स्ट मोस्ट प्रिंसिपल क्या था? एंटिटी और ओनर को, बिजनेस एंटिटी और ओनर की एंटिटी को हमेशा अलग कंसीडर करेंगे। देखिए कि नहीं देखी? पहली वाली वीडियो देखी है? नहीं देखी है तो देख कर आओ। तो हमारी पहले वाली बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमेशा बिजनेस की एंटिटी और ओनर की एंटिटी को दो अलग अलग एंटिटी कंसीडर करी जाएंगी। तो उसी हिसाब से हमारे पास अगर पैसे आए 10,000 रुपये, तो हमारे पैसे तो बढ़ गए, लेकिन हम उतने ही कर्जदार हो गए। किसके? एक ओनर के। हमें वो 10,000 रुपये कभी ना कभी तो उसको रिटर्न करने हैं ना। अब देखो अपनी थर्ड वाली ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ गुड्स फॉर 6,000। अब एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और खुद दो इफ़ेक्ट्स इसके निकालो, फिर उसके बाद वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करना, फिर देखना क्या आपके जो दो इफ़ेक्ट्स हैं वो मेरे दो इफ़ेक्ट से मैच कर रहे हैं। ओके, तो परचेज ऑफ गुड्स फॉर 6,000 रुपीज़, इसमें हमारे पास क्या आया? हमारे पास गुड्स आए, हमारे पास से गया क्या? हमारे पास से दोबारा अगेन कैश ही तो गया है ना। तो हमारे पास क्या गया? कैश गया और एक चीज़ आई, गुड्स आई। तो एक चीज़ में हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो एक चीज़ में हम नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ हमारे पास से चला भी जाता है। और सेम सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या था? एक चीज़ हमारे पास अप हुई थी, हमारा बैलेंस अप हुआ था कैश का, लेकिन हम उतने ही कर्जदार हो गए थे। किसके? अपने ओनर के, कैपिटल ओनर के कर्जदार भी तो हो गए थे ना हम। तो वहाँ पे भी एक चीज़ पॉजिटिव हुई तो एक चीज़ नेगेटिव हुई। यहाँ पे एक चीज़ परचेज ऑफ फर्नीचर में फर्नीचर पॉजिटिव था, बट अगेन कैश जो 5,000 गया वो नेगेटिव था। तो हमारे पास एक ही सिक्के में एक पॉजिटिव चीज़ भी निकली और एक नेगेटिव चीज़ भी निकली। तो एक सिक्के के दो पहलू निकल गए, एक ट्रांजैक्शन के भी दो इफेक्ट निकल गए। इसीलिए हमारी अकाउंटिंग क्या कहती है? अकाउंटिंग हमेशा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। आप हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट निकाल ही लोगे। ओके, नाउ मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है और ये फॉलो करेगा हमारे एक्रूअल कॉन्सेप्ट को। एक्रूअल कॉन्सेप्ट अगर नहीं देखा है तो फिर से आप लोगों को फर्स्ट वाली वीडियो पहले देखनी है और तब आके सेकेंड वाली को कंटिन्यू करो, क्योंकि समझ उसी से आएगा। नाउ एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या सीखा था कि हमें ये देखना ही नहीं है कि हमें पैसे कब मिल रहे हैं या पैसे हमें देने कब हैं। हमें तो ये देखना है कि हमारी एक्सपेंसेस इसी अकाउंटिंग पीरियड में हुए हैं तो वो हम इसी अकाउंटिंग पीरियड में मेंशन करेंगे, चाहे हमने वो पे करे हो या नहीं। और अगर अकाउंटिंग इनकम हमारी इसी अकाउंटिंग पीरियड में हुई है तो हमें उसको मेंशन करना है कि इतनी इनकम है, हम इसके हकदार हैं, चाहे वो हमें इस अकाउंटिंग पीरियड में रिसीव हो या ना हो। ये हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है। तो हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट कैसे उसको फॉलो करता है? हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको आप मैच करो किसके साथ? अपने रेवेन्यू के साथ। कि जितने भी रेवेन्यू के लिए आपने एक्सपेंसेस करे क्या वो मैच हो रहे हैं? अगर उनमें डिफरेंस होगा तभी तो हमें हमारा प्रॉफिट पता चलेगा। अगर एक्सपेंसेस कम हुए तो प्रॉफिट है, लेकिन अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए तो लॉस पता चलेगा। तो मैच करके देखो, अगर ये मैच हो रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो देखो डिफरेंस किस तरफ है, तो आपको पता चलेगा आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब अगर इसमें आप कुछ कुछ एक्सपेंसेस छोड़ दोगे जो हमने पे नहीं करे तो चलो ठीक है भाई, हमारे एक्सपेंसेस कम है, बट कभी ना कभी तो पे करोगे ना। इसलिए इस साल में जितने भी एक्सपेंसेस हुए थे उसको इसी साल मेजर करो। अगर स्टिल डिफरेंस आ रहा है तो एक्चुअल प्रॉफिट है, वरना नहीं। तो हमें क्या करना है? मैच करना है हमारे रेवेन्यूज़ को हमारे एक्सपेंसेस के साथ। नाउ क्लियर? आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो। सेम रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट
एक्चुअली ये तो है ही एक्रूअल कॉन्सेप्ट कि आपको अपनी रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करनी है, जब वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गई हो, ना कि तब जब आपको पैसे मिलेंगे। सपोज मैंने सेल करा, इसमें ट्रांजैक्शन लिख रही हूँ मैं, सेल ऑफ गुड्स टू मोहन, ओके, सेल ऑफ गुड्स टू मोहन फॉर ₹6,000। ओके, नाउ ये जो 6,000 रुपीज़ हैं मुझे अभी मिले हों या ना मिले हों, लेकिन मैं अपनी रेवेन्यू में तो काउंट करूँगी ना, अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट, है ना। तो जब मैं रेवेन्यू में काउंट करूँगी वो इसी अकाउंटिंग पीरियड की रेवेन्यू में काउंटिंग करूँगी। अगर आप उसको ये देखने लग जाओगे कि पैसे मिले ही नहीं हैं, ये अगले साल मिलेंगे, तो वो इस साल के रेवेन्यू को तो दिखाएगी ही नहीं। इसलिए रेवेन्यू को आप तभी रिकग्नाइज, मतलब अपनी अकाउंटिंग पे उसमें लिखोगे, अकाउंटिंग की बुक्स में लिखोगे जब वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गई है, ना कि तब जब आपको पैसे मिलेंगे। गॉट इट? ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ही थे, ठीक है। नाउ कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट था ये बना था हमारे असेट्स के लिए, कि हम अपने असेट्स को कौन से प्राइस पे अपनी अकाउंटिंग्स की बुक में दिखाएंगे। कौन से प्राइस पे दिखाएंगे? वो प्राइस जो आपने पे करा है उस फर्नीचर को पाने के लिए, या फिर उस गुड्स को पाने के लिए, या फिर उस लैंड को पाने के लिए, मशीनरी को पाने के लिए, किसी भी असेट को पाने के लिए आपने जो प्राइस पे करा है, आप अकाउंटिंग की बुक्स में उसी को लिखोगे, ना कि वो प्राइस जो आज उस मशीनरी का, आज उस फर्नीचर का मार्केट में एग्जिस्ट करता है। मैंने अगर कोई मशीनरी 50,000 में ख़रीदी है तो मैं उसको अपनी बुक्स में 50,000 पे ही लिखूंगी, चाहे कल को उसका प्राइस 60,000 हो जाए मार्केट में या 40,000 हो जाए। भाई मैंने कितने पे करे थे, मेरे पास से पैसे कितने गए, 50, तो मैं 50 पे ही लिखूंगी। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ के साथ उसे अपडेट करके रखूँगी। किस चीज़ के साथ? अपने डेप्रीसिएशन के साथ। अब डेप्रीसिएशन शॉर्ट में अभी समझ लो, एक चैप्टर है पूरा, हम उसमें और अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। डेप्रीसिएशन क्या होता है? आज आपने मशीनरी खरीदी, कल जब उसे बेचोगे तो डेफिनेटली आपको पता है वो प्राइस 50,000 तो नहीं मिलेंगे, उससे थोड़े से कम मिलेंगे, और अगर 2 साल बाद बेचोगे तो और थोड़े कम मिलेंगे। तो ये जो थोड़ा थोड़ा कम आपको पता है पहले से कि लॉस है, तो हमें ऑलरेडी उसको लेके चलना होगा। तो हम अपने उस पेड वाले प्राइस में से 50,000 में से वो छोटे छोटा अमाउंट जो हमें पता है कि हर साल होना ही है, उसको ज़रूर माइनस करते चलेंगे, और उस छोटे छोटे प्राइस को जो हम माइनस कर रहे हैं उसको कहते हैं डेप्रीसिएशन। डिटेल में हम अपने डेप्रीसिएशन के चैप्टर में कवर करेंगे। बट अभी हमें पता चल गया है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कि सारे असेट्स को दिखाएंगे हम अपने कॉस्ट प्राइस पे, जो हमने उसे पाने के लिए पे करा है, ना कि मार्केट वैल्यू में। मार्केट में क्या वैल्यू है उसकी, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें क्या देखना है कि हमने कौन से प्राइस पे कॉस्ट को इनकर करा है। ओके, नाउ डेप्रिसिएशन तो प्रोवाइड करते रहेंगे, लेकिन बुक्स में कॉस्टिंग किसकी रहेगी? कॉस्ट प्राइस पे रहेगी। सो विद दिस वी आर क्लियर विद आवर प्रिंसिपल्स, एंड आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो बेझिझक हमें मैसेज कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, या फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं हमें, और हमने व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, तो आप हमें व्हाट्सअप करके बता सकते हैं। एनी मीडियम यू कैन चूज़, बट प्लीज़ अपने डाउट ज़रूर क्लियर करिएगा। सो वी आर एंडिंग दिस चैप्टर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर अकाउंटिंग इक्वेशन। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। ओके, और हम लोग छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं, छोटी छोटी सी डेफिनेशंस या शॉर्टकट्स को इंस्टाग्राम पे ज़रूर पोस्ट कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे मेक श्योर कि आप वहाँ पे फॉलो कर लें, सो दैट कोई टिप या कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। Make sure you follow us on Instagram and Facebook also. Okay, thank you.